अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसीजर में अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लिवर, बाइलरी ट्रैक एंड पेनक्रियास। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को जो है, इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है ERCP, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। ठीक है, अब ये वाला प्रोसीजर जो है ना, अगर इनके वर्डिंग को आप देखो तो इंडोस्कोपिक मतलब ये है कि इसमें हमारे पास इंडोस्कोप यूज़ होगा। ठीक है, इंडोस्कोप मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास एक ट्यूब होता है जो हम नेज़ल के थ्रू या हम माउथ के थ्रू जो है पेशेंट को जो है वो इंटर करते हैं एंड डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ करते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, रेट्रोग्रेड का मतलब ये है कि एक पाथवे के ज़रिए हम ये सारी स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन सी पाथवे हमारे पास होती है? माउथ से हम जाते हैं इसोफेगस पे। ठीक है, इसोफेगस पे हम ट्यूब जो है वो इंटर करते हैं। इसोफेगस से फिर हम स्टमक की तरफ आते हैं, स्टमक से देन ड्यूडेनम की तरफ जो है वो आते हैं, ड्यूडेनम तक जो है वो पाथवे फॉलो करते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम पे हमारे पास एम्प्यूला ऑफ वेटर होता है, वहां तक हम ये ट्यूब लेके जाते हैं। कोलेंजियो का मतलब ये है, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जो हम यूज करते हैं फॉर गाल स्टोन्स, फॉर गाल ब्लैडर। ठीक है, तो इसमें हम गाल ब्लैडर, गाल स्टोन्स जितनी भी हमारे पास होती हैं या बाइल डक्ट हमारे पास होता है, ये हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, बाइल डक्ट स्टडी हम इसमें कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास है पेनक्रियास, तो पेनक्रियाटिक डक्ट की स्टडी हम इसमें करते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट की स्टडी करते हैं। एंड ग्राफी का मतलब ये है कि थ्रू कॉन्ट्रास्ट हम करते हैं। ठीक है, थ्रू कॉन्ट्रास्ट हम जो है वो इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पाथवे के जरिए जो है बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट की स्टडी करते हैं। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम कहते हैं कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है ये, नॉन इन्वेसिव procedure that use इंडोस्कोप, जो इंडोस्कोप यूज करता है, एंड फ्लोरोस्कोपिक एक्सरेज यूज करता है। किस लिए? टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट पैथोलॉजीज। कौन से पैथोलॉजीज हैं? जो हमारे पास या तो बाइल डक्ट में होंगी, बाइल डक्ट में, ठीक है, या आपके पास होंगी पेनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 2 वर्ड्स यूज किए हैं, एक डायग्नोस यूज किया है, एक ट्रीट यूज किया है। हमारे पास एक और प्रोसीजर है जिसको हम MRCP कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर जो है ये ओनली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो हम MRI में करते हैं, बट ERCP हम फ्लोरोस्कोपिक स्टडी करते हैं, ये डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक दोनों हमारे पास है। ठीक है, आजकल जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज होता है, मोस्टली हमारे पास थेराप्यूटिक स्टडी के लिए यूज होता है 90%। ठीक है, एंड जो 10% है वो आपके पास डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए यूज होता है। ठीक है, ERCP प्रोसीजर में हम मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, हम बाइलरी ट्री को जो है ना वो वीव करते हैं, उनकी जो है वो प्रोजेक्शंस लेते हैं। अब बाइलरी ट्री हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास है लिवर का एरिया। ठीक है, ये लिवर है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या होता है? इंट्राहेपेटिक डक्ट्स होती हैं। इंट्राहेपेटिक डक्ट्स आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स आउटसाइड द हेपेटिक एरिया या आउटसाइड द लिवर जो है वो बनाती हैं। अब ये वाला आपके पास क्या है? राइट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये आपके पास है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इनसे जो हमारे पास मिल्की डक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, देन सिस्टिक डक्ट जो आपके पास आया हुआ है फ्रॉम द गाल ब्लैडर। ठीक है, सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके हमारे पास बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये बाइल डक्ट क्या करता है? ये बाइल डक्ट आपके पास पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके, यहाँ पे आपके पास पेनक्रियास होगा, तो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके आपके पास क्या बनाता है? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पेनक्रियाटिक
डक्ट बनाता है, ठीक है। और ये डक्ट फिर आपके पास एम्प्यूला ऑफ वेटर जो ड्यूडेनम में है, एम्प्यूला ऑफ वेटर जो आपके पास ड्यूडेनम में है, वहां पे ये वाला जो है इंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पूरी की पूरी बाइलरी ट्री है। जो राइट हेपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, इसको हम इंट्रा हेपेटिक डक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये इन द एरिया ऑफ द लिवर है। और ये जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट आउटसाइड द बाइलरी एरिया, ठीक है। अब अगर हम इंडिकेशंस को देखें, इस प्रोसीजर की इंडिकेशंस ऑफ ERCP, तो मोस्ट कॉमनली ये हम बाइल डक्ट स्टोन्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बाइल डक्ट स्टोन के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिक्चर्स के लिए यूज करते हैं। स्ट्रिक्चर्स हम कहते हैं कि कोई भी डक्ट में अगर हमारे पास स्टिनोसिस हुआ हो या नैरोविंग हुई हो, ठीक है, तो इस नैरोविंग को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ERCP प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलें तो हमारे पास है लेजन्स, एम्प्यूलरी रीजन। अगर एम्प्यूला के एरिया पे कोई भी लेजन हो या कोई ट्यूमर हो, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह हो, उसके लिए हम उसकी डायग्नोसिस के लिए हम ERCP प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, उस कंडीशन में भी हम करते हैं जब हम MRCP नहीं कर सकते, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियोपेनक्रियाटोग्राफी अगर हम नहीं कर सकते, ये हमारे पास क्या है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ठीक है। इसकी इमेज क्वालिटी जो है आल्दो अच्छी होती है, बट इन दिस केस हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर ये एक पेशेंट के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब किन पेशेंट के लिए MRCP कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिनमें हमारे पास मेटल इम्प्लांट्स होती हैं, कोई प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, उस कंडीशन में हम MRI प्रोसीजर्स में नहीं जाते, ठीक है। या कोई पेशेंट हमारे पास क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट होता है, ठीक है, मतलब उसको जो है बंद जगह से जो है खौफ आता है, तो उन पेशेंट्स में जो है हम MRCP नहीं कर सकते। देन हम कौन सा प्रोसीजर इंडिकेट करते हैं, ERCP प्रोसीजर पे आते हैं, ठीक है। अगर हम अल्ट्रासाउंड की इमेजेस को जो है वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी हमारे पास इतना नहीं देता जितना हमारे पास अगर ERCP को देखें तो वो हमारे पास देता है। अगर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की हमारे पास क्या है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ठीक नहीं है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, देन हम कौन से प्रोसीजर पे आते हैं, ERCP प्रोसीजर हमारे पास इंडिकेटेड होता है, ठीक है। अगर पेनक्रियाटाइटिस है मतलब पेनक्रियाज में कोई इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ERCP प्रोसीजर पे आते हैं। अगर आपके पास है कोई भी स्क्लीरोसिंग डिजीज है, ठीक है, या आपके पास है स्क्लीरोसिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। कोलेंजाइटिस मीन कि इन्फ्लेमेशन हुई है इन द बाइलरी डक्ट, ठीक है, ये आपके पास एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर ये डिफ्यूज बाइलरी डिजीजेस है देन हम ERCP प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास है पोस्ट कोलिसिस्टेक्टोमी सिंड्रोम, ठीक है, कोई भी सिंड्रोम है जो पोस्ट सिस्टेक्टोमी के बाद हुआ है, मतलब हमने गाल ब्लैडर रिमूव कर दिया है, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, कोई सिंड्रोम एराइज होता है, स्कार की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम ERCP प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारे पास ये है ना कि हम स्टिनोसिस के केस में नहीं कर सकते, या हमारे पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो तो हम नहीं कर सकते, चाहे वो गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, उन केसेस में हम ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। GIT ब्लीडिंग की कंडीशन में आप ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर प्रीवियस कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी आप ERCP जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम्स है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पायरेटरी डिजीजेज में, ठीक है, सिवियर रिस्पायरेटरी डिजीजेज में आप ये वाला प्रोसीजर जो है ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरफ देखा जाए ना, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो आप इसके लिए LOCM यूज करते हो, ठीक है, लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हो। पेनक्रियाज के लिए आप नॉर्मल जो है वो LOCM यूज कर सकते हो, बट अगर आप बाइल डक्ट की तरफ देखो तो बाइल डक्ट में आपके पास स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है, और स्टोन आपके पास क्या होती है, रेडियो ओपेक नजर
नज़र आती हैं, ठीक है। अब रेडियो ओपेक मीन्स कि वाइट नज़र आती है। अब जो है अगर आपने कंसंट्रेटेड एलओसीएम लिया है, कंसंट्रेटेड एलओसीएम लिया है तो वो भी जो है वो रेडियो ओपेक नज़र आएगा, और जो आपके पास है स्टोन है वो भी रेडियो ओपेक नजर आएगा। तो ये एक दूसरे के साथ मिसडायग्नोस हो सकते हैं। तो बाइल डक्ट के लिए आपने वही एलओसीएम ही यूज करना है, बट उसको थोड़ा सा जो है ना डाइल्यूट करना है ताकि मिसडायग्नोसिस ना हो, ठीक है। अगर इक्विपमेंट्स पे आ जाए ना कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एंडोस्कोप हम यूज करते हैं, ठीक है। एंडोस्कोप को हम कहाँ से पेशेंट की माउथ में जो है वो इंसर्ट करते हैं, ड्यूोडेनम तक लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कैथेटर यूज करते हैं। कैथेटर हमारे पास पॉलीथीन से बना हुआ होता है और इसको हम इंसर्शन डिप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम गाइड वायर यूज करते हैं ताकि आपके पास कैथेटर को जो है वो गाइड किया जाए या उसको सपोर्ट किया जाए, या कैथेटर को या स्टेंट को, ठीक है। फिर हम बैलून को यूज करते हैं। बैलून भी कई कंडीशन ऐसी होती हैं जैसे स्टिनोसिस हो गया या स्ट्रिक्चर्स हो गई, ठीक है, नैरोइंग जिसे हम कहते हैं, उस कंडीशन में या आपके पास स्टोन्स हो गई। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टिनोसिस हुई है, देन हमारे पास क्या होता है, ये जो है बलून यहाँ पे जो है इन्फ्लेट करते हैं ताकि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये रिमूव किया जाए, ये स्टिनोसिस रिमूव की जाए, ये नैरोइंग जो है ये रिमूव किया जाए, ठीक है। फिर हम यूज़ करते हैं थेराप्यूटिक कंडीशन में हम स्टेंटिंग भी कर सकते हैं फॉर ब्लॉकेज, ठीक है। ब्लॉकेज में हम स्टेंटिंग जो है स्टेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरोस्कोपिक यूनिट हमारे पास यूज होता है, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो ये था अबाउट द जो है आपके पास जो इक्विपमेंट्स है वो यूज होते हैं इन द ERCP। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे पेशेंट प्रेपरेशन, प्रिलिमिनरी इमेजेस एंड टेक्निक के बारे में, ठीक है।